हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट बार हमने थ्योरी कंप्लीट करी थी चैप्टर 4 की कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब एग्जांपल नंबर 1 पे हैं। लेट यू वी डब्ल्यू बी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। अगर यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट होंगे तो इनके बारे में हमको ये पता है कि इन पे बनने वाले टेंजेंट और नॉर्मल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने पहली बार इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का मतलब था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। और इसके लिए हमने प्रूव किया था कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, टेंजेंट आर का यू कर्व का वी कर्व का डॉट प्रोडक्ट 0, टेंजेंट वी कर्व का और डब्ल्यू कर्व का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी परपेंडिकुलर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है वो परपेंडिकुलर आता है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, सब इसमें यूज़ होने वाली हैं आज के एग्जाम्पल से। सबसे पहले इसने प्रूव करने को बोला है कि डेल यू का मोड 1/h1 आएगा, यानी डेल यू, डेल वी और डेल डब्ल्यू का मोड निकालना है। इसमें आपने 4.6.1 आर्टिकल पूरा प्रूव करना है। 4.6.1 आर्टिकल को रिप्रोड्यूस करना है, और वो करे बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो 4.6.1 आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन E1 E2 E3 डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू। इसने करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू, डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू के रेसिप्रोकल होने का यूज़ किया, जिससे पिछले आर्टिकल में हमने दिखा रखा है। वो कैसे दिखा रखा है? हमने दिखाया कि डेल यू का डॉट प्रोडक्ट करली आर बाई करली यू के साथ 1, बाकी सबके साथ 0। इस तरह से डेल वी का करली आर बाई करली वी के साथ 1, बाकी दोनों के साथ 0। इस तरह से डेल डब्ल्यू का करली आर बाई करली डब्ल्यू के साथ 1, बाकी दोनों के साथ 0। और रेसिप्रोकल होने के लिए बीच में नोट भी दे रखा था कि रेसिप्रोकल का मतलब है ए का रेसिप्रोकल वो होगा जो ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, बाकी सबके साथ 0 आएगा। तो ये रेसिप्रोकल होने की प्रॉपर्टी थी, रेसिप्रोकल होने का कंडीशंस था जो हमने 1.4 के लास्ट में किया। तो ये दोनों रेसिप्रोकल थी, और रेसिप्रोकल। उसके बाद रेसिप्रोकल से क्या होता है जी? जो ए होता है, ए डैश होता है, वो बी क्रॉस सी बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। जो ए डैश होता है वो बी क्रॉस सी बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। हमने यही किया था यहाँ पे। फिर हमने करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू की वैल्यू यूज़ करी H2 E2 H3 E3। H1 और H2 कौन है? ये मोड है करली आर बाई करली यू का, करली आर बाई करली वी का, करली आर बाई करली डब्ल्यू का। और यहाँ से करली आर बाई करली यू की वैल्यू क्या बन रही है? E1 H1, अगर H1 सामने मल्टीप्लाई हो जाए तो ये चीज़ है। तो यहाँ E2 H2 E3 H3 इसकी जगह पुट कर दिया, y में H1 H2 H3 E1 E2 E3 का स्केलर। E1 E2 E3 सेम IJK की तरह ट्रीट कर रहे थे, सेम IJK की तरह बिहेव कर रहे थे। तो E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल आएगा, क्योंकि E2 और E3 का परपेंडिकुलर वेक्टर E1 है, यूनिट वेक्टर भी है, और ट्रिपल प्रोडक्ट 1 आएगा। तो डेल यू की वैल्यू आई थी, डेल वी की आई थी, डेल डब्ल्यू की आई थी। इसी तरह से E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप की वैल्यू H1 डेल यू, H2 डेल यू, H3 डेल यू आई थी। हमने यूज़ करी है यहाँ पे डेल यू की वैल्यू E1/H1, डेल वी की वैल्यू डेल डब्ल्यू की वैल्यू, मोड लगाया। 1/H1 स्केलर है, बाहर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड किसका निकलता है? वेक्टर का। तो E1 वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, E3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो 1/H1 1/H2 1/H3 आ गया। इससे पहले आपको 4.6.1 करनी पड़ेगी यहाँ। सेकेंड पार्ट में इसने बोला कि E1 स्मॉल हो या कैपिटल हो सेम आएगा। कैपिटल कौन था? नॉर्मल का, नॉर्मल निकाल के उसको हमने यूनिट वेक्टर बनाया था। तो ये सेम कैसे आएंगे? E1 की वैल्यू है डेल यू बाई मोड डेल यू। मोड डेल यू की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने 1/H1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/H1। H1 ऊपर गया, H1 डेल यू आ गया। ये भी सेम आर्टिकल है, वही 4.6.1 कि H1 डेल यू इज इक्वल टू स्मॉल E1। H1 डेल यू इज इक्वल टू, पेज नंबर 4.6 पे है, H1 डेल यू इक्वल टू E1, H2 डेल यू इक्वल टू डेल वी इक्वल टू E2। तो ये वैल्यू यूज़ करी यहाँ पे
H1 del U इक्वल टू E1 E1 के बराबर आ गया, E2 E3 इधर ही सिमिलरली आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, E1 की वैल्यू प्रूव करनी है, E2 की और E3 की भी निकालनी है सेम। ये आर्टिकल 4.6.1 ही है जहां हमने लास्ट में इसको प्रूव कर दिया। E1 E2 E3 ये ही वैल्यूज़ ने एग्जाम्पल में दे रखी है, तो अगर पेपर में आता है E1 E2 E3 की वैल्यू ये निकाल लो, तो आप 4.6.1 ही करोगे इसमें पूरा का पूरा। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3, डेल डॉट A1 E1, डेल डॉट A1 E1। जब डेल डॉट A1 E1 की बात करते हैं तो A1 यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, E1 यहाँ वेक्टर फंक्शन है। तो डेल डॉट यानी डाइवर्जेंस निकालना है एक स्केलर एक इंटू में वेक्टर फंक्शन का। इसका फॉर्मूला है ग्रेडियंट फाई डॉट एफ प्लस फाई डाइवर्जेंस एफ। तो यही हुआ, डेल जब डॉट लगा A1 E1 पे, E1 की वैल्यू अभी अभी निकाल के आए हैं हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में या आर्टिकल 4.6.1 में वो वैल्यू डाली है इसने यहाँ पहले की तरह। सेम इस तरह से डेल हम लेके जब चले थे, डेल डॉट लेके चले थे पहली बार जब डेल डॉट निकाला था, यहाँ निकाला था डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू। तो यहाँ देखो हम डेल डॉट एफ करने से पहले हम क्या लेके चले हैं, E1 को यही लेके चले हैं, डेल डॉट एफ उसके बाद की है। ठीक है, तो पहले ये लेके चलें। तो ये बात समझने की है कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यहाँ भी निकाल रहे हैं हम, यहाँ भी डेल डॉट निकाल रहे हैं, वहाँ भी डेल डॉट निकाल रहे हैं, और फॉर्मूले का जो बेस था वो सेम बना। ठीक है जी। डेल डॉट A1 E1, E1 की वैल्यू है H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। ये हमने सेम पीछे वाली थ्योरी में कर रखा है आर्टिकल 4.9 में, पेज नंबर 4.10 पे शायद। एक बार देख लेते हैं दोबारा, 4.10 पेज पे हमने सेम आर्टिकल किया हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है वहाँ पे रखे। 4.10 पेज पे सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 4.9 का, थ्योरम 4.9 का। तो जो वहाँ हमने बेसिक थ्योरी में डेवलप किया है वही हमने फॉलो करना है। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ भी हमने E1 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद A1 H1 H2 H3 एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट निकलेगा इसका, डॉट होगा F के साथ, फिर हमारा फंक्शन बाहर आएगा स्केलर फंक्शन, डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W आ जाएगा, यानी वेक्टर फंक्शन का डेल डॉट। तो अब इसने E2 बाई H2 E3 बाई H3 पुट कर दिया डेल V और डेल W की जगह। डेल V डेल W की वैल्यू कहाँ से आई, आर्टिकल 4.6.1 से, जहाँ पे हम ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं। 4.6.1 में हम इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो डेल V की वैल्यू क्या बन रही है, E2 बाई H2, डेल W की वैल्यू क्या बन रही है, E3 बाई H3। तो यहाँ पुट कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ E2 E3 का, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो E1 आ जाएगा, क्योंकि E2 E3 का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर, और दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, E1, यूनिट वेक्टर भी है। इसी तरह से डेल V क्रॉस डेल W की वैल्यू, डेल V क्रॉस डेल W की वैल्यू जो आर्टिकल 4.6.1 है उसमें डेल V क्रॉस डेल W की वैल्यू निकाल रखी है हमने, E1 बाई H2 H3 आ रही है, यानी यहाँ हम पुट कर सकते हैं E1 बाई H2 H3। ठीक है जी। अब डेल जब भी डॉट प्रोडक्ट करेगा E1 बाई H2 H3 का, H2 H3 कांस्टेंट है, E1 भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इसलिए 0 आ जाएगा डेल डॉट, और बचेगा ये। ठीक है जी। तो डेल A1 H2 H3 डॉट E1 बाई H2 H3। डेल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ये होता है यूजिंग रिजल्ट 1, 4.9 थ्योरम, 4.9 पेज पे ही है ये। देखो जी यहाँ ग्रेडियंट फाई निकला हुआ है। ठीक है। आप एक बात और देखेंगे, ये हमने पहला पार्ट जब प्रूव किया था तो डेल की वैल्यू ही आई थी, इसको प्रूव भी किया है हमने पेज नंबर 4.10 पे। तो डेल फाई की वैल्यू वहाँ से उठाई। अब डेल डॉट A1 E1 किसके इक्वल आया है, डेल A1 H2 H3 E1 बाय H2 H3। तो अब यहाँ A1 E1 की वैल्यू चेंज होके ये बन गई, इनटू में ये आ गया। अब डेल जब इस पे लगेगा तो यहाँ फाई की जगह ले लेगा A1 H2 H3। तो देखो A1 H2 H3 ने फाई की जगह ले लिया। जब डॉट प्रोडक्ट होगा E1 के साथ E1 का आएगा 1,
और E1 के साथ E2 का आएगा 0, E1 के साथ E3 का आएगा 0, इसलिए इसने बाकी दोनों पार्ट को 0 कर दिया। सिर्फ कौन आ रहा है जी, E1 वाला पार्ट, उसमें भी 1 आ गया, E1 डॉट E1 1, और बचा क्या, ये है 1/H2H3, ये है 1/H1, 1/H1H2H3 हो गया, इंटू में क्या है करली U बाय A1H2H3। सिमिलरली बाकी दोनों पार्ट भी आ जाएंगे। इसके बाद कर्ल निकालने के लिए बोला गया था A1 E1 की, E1 कैप का डेल क्रॉस करना था। क्रॉस करने में देखो इसने E1 की वैल्यू क्या यूज़ करी है, H1 डेल U, ये भी आर्टिकल 4.6.1 से ली है इसने। और 4.9 टॉपिक में जब आपने कर्ल निकाला था, थर्ड पार्ट था वो, तब आपने देखो E1 को क्या रखा था, H1 डेल U, E2 को H2 डेल V, E3 को H3 डेल V, और जब डाइवर्जेंस निकाला था तो E1 की वैल्यू ये पुट करी थी। तो पैटर्न वही चल रहा है, जब डेल निकालेंगे, डेल डॉट निकालेंगे डाइवर्जेंस, तो जो सेकंड पार्ट ऑफ थ्योरम 4.9 में हमने जो पैटर्न लिया था वही पैटर्न है। जब कर्ल निकालेंगे तो पैटर्न वही रहेगा जो हमने 4.9 के थर्ड पार्ट में लिया था। तो E1 की वैल्यू पुट कर दी A1, तो साथ था ही H1 डेल U बाय आर्टिकल 4.6.1 एंड फॉलोइंग द एल्गोरिथम सेट बाय 4.9 थ्योरम पार्ट 3। अब फिर दोबारा फॉर्मूला कर्ल फाई एफ का हमने थर्ड चैप्टर में बनाया था वो लगा दिया। यहाँ डेल क्रॉस डेल यू आ गया, डेल क्रॉस डेल मतलब कर्ल ग्रेडियंट फाई, ये हमने एग्जांपल किया हुआ है 3.5 में, और ये 0 आता है, तो ये 0 है, डबल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये 0 आता है। डेल किस पे लगा, A1 H1 पे, क्रॉस डेल यू हुआ। अब डेल यू की वैल्यू E1 बाई H1 रख रखी है इसने, क्योंकि डेल यू हमने क्या लिया था, E1 क्या लिया था, H1 डेल यू, यहाँ से डेल यू आएगा E1 बाई H1, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अभी डेल A1 H1 का फॉर्मूला अभी भी लिखा था हमने, डेल फाई का फॉर्मूला ये है, यानी यूजिंग अगेन रिजल्ट 1 आर्टिकल 4.9 ये हो जाएगा। करली बाई करली यू के साथ जब यहाँ E1 क्रॉस E1 होगा, E1 क्रॉस E1 कितना आएगा, जब ये अंदर जाएगा 0 आएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। E2 क्रॉस E1 कितना आएगा, माइनस E3। उल्टा क्यों आया, क्योंकि 1-2 के ऑर्डर में अगर होता तो पॉजिटिव आता, 2-1 के ऑर्डर में है, इसको रिवर्स करके फिर हम निकालेंगे माइनस E3, रिवर्स करने में माइनस का निशान आ जाएगा। E3 क्रॉस E1 कितना आएगा, E2, तो देखो जी यहाँ E2 भी है E3 भी है, ये हमने निकाल लिया डेल क्रॉस। सिमिलरली हम A2 का भी और A2 E2 A3 E3 का निकाल सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में डिटरमिन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी सिलेंड्रिकल रो फाई जेड से एक्स वाई जेड पे आना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू थी रो कोस फाई, वाई की वैल्यू रो साइन फाई, जेड इक्वल टू जेड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कोस फाई और साइन फाई स्क्वेयर होके 1 हो जाएगा, तो रो स्क्वेयर आ गया, यानी फाई एलिमिनेट हो गया। रो की वैल्यू आ गई एक्स वाई में। इसी तरह से डिवाइड करके रो से रो कट जाएगा, साइन बाई कोस होता है टेंजेंट, वाई बाई एक्स आ जाएगा, फाई की वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। रो की वैल्यू भी आ गई, फाई की आ गई, जेड तो जेड ही था, तो आपने रो फाई जेड को चेंज कर लिया, सिलेंड्रिकल को चेंज कर लिया रेक्टेंगुलर में, सिलेंड्रिकल को चेंज कर लिया रेक्टेंगुलर में। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक्स वाई इस तरह के हमको मिलेंगे कि हम ये रिवर्स ना कर पाएँ प्रोसेस, यानी अगर एक्स वाई 0 0 हुए, आप 0 0 पुट करो यहाँ पे, वाई 0 एक्स 0, तो टेन इनवर्स 0 बाई 0, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसके लिए हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, रिवर्स नहीं कर पाते। इस तरह के पॉइंट जिसके लिए हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, एक्स वाई जेड से, जैसे एक्स वाई जेड से रो फाई और जेड आया है, वैसे रो फाई जेड से एक्स वाई जेड आ जाए, रिवर्स करना बोलते हैं इसको। जब ये वैल्यू थी ये सीधी थी, ये उल्टी हो गई, तो जब आप रिवर्स नहीं कर पाते किसी पॉइंट पे या इन्वर्स नहीं निकाल पाते, उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, और जिस पे निकाल पाते उसको नॉन सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, नॉन जीरो आता था तो नॉन सिंगुलर बोलते थे, इन्वर्स निकल जाता था, और जीरो आता था तो सिंगुलर हो जाती थी। डिटर्मिनेंट जीरो आता था सिंगुलर हो जाती थी, इन्वर्स नहीं निकलता था। तो सिंगुलर कौन है जिससे इसके ऊपर इन्वर्स ना निकले, पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल नंबर 5, एफ दे रखा है, आपने इसको कार्टेजन में यानी एक्स वाई जेड में चेंज करना है, आई जे के में चेंज करना है, आई जे के में।
तो ई रो ई फाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ई रो और ई फाई की वैल्यू। ये हमारा आर्टिकल 4.10.1 था, पेज नंबर 4.14 पे, जहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के 4.10.2 है, पेज नंबर 4.15 पे, जहाँ पे हमने ई रो यानी E1, E5 यानी E2, EZ यानी E3 निकाला था। और यहाँ से वैल्यू आई थी, ई रो की आई थी cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, E5 की आई थी, और EZ सेम आया था K कैप जैसे आना भी था, क्योंकि आपने जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो Z=Z ले रखा है। तो ये तीनों वैल्यू इसने लिख दी एज इट इज़। आप देख सकते हो ई रो भी लिख रखा है, E5 भी लिख रखा है, X और Y और Z की वैल्यू भी वहीं दे रखी थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो F बन गया हमारा, F में रो के साथ ई रो है, रो इंटू ई रो, रो की वैल्यू क्या आई है, रो इंटू कोस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप माइनस साइन फाई, जहाँ जहाँ आपको ई रो और ई फाई नज़र आएगा आप उन दोनों की वैल्यू उठाओगे। रेफरेंस फ्रॉम आर्टिकल 4.10.2। पेपर में अगर ये 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर में आप देख सकते हो इट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं रहेगा। इसलिए आपको 4.10.2 जो बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है उसको एक बार शो करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, वो आपका हो भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इतनी बड़ी। देखो कितना आराम से हो रहा है। हमने करली आर बाई करली रो किया, यानी एक्स का, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, एक्स का रो से डेरिवेटिव किया, उसका मैग्नीट्यूड बाय में किया, तो ये हो जाएगा आराम से। इसी तरह से ई फाई के बारे में फाई से डेरिवेटिव किया, उसका मैग्नीट्यूड बाय में किया, ई जेड के बारे में जेड से डेरिवेटिव, जेड का मैग्नीट्यूड बाय में। तो यही हमने करना है। ये आप उसको एग्जाम्पल नंबर 5 में अटैम्प्ट करके आओगे, डायरेक्ट नहीं करके आओगे। अगर मार्क्स पूरे लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं तो इन एग्जाम्पल में यही प्रॉब्लम है कि सारे एग्जाम्पल किसी न किसी आर्टिकल का रेफरेंस ले रहे हैं। आप इसको देखो एग्जाम्पल नंबर 4 को, एग्जाम्पल नंबर 4 2 नंबर में आ सकता है, 4 में नहीं आएगा मोस्टली, पर 4 में अगर आ गया तो इसमें कुछ ऐसा आर्टिकल यूज़ भी नहीं हो रहा, सीधा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। सेकंड एग्जाम्पल पूरी तरह 4.6.1 था, आप इतने से काम नहीं चला सकते, आपको आर्टिकल वो जनरेट करना पड़ेगा, वहाँ आंसर यही आना है लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको पहले ही 4.6.1 प्रूव करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल करना है। तो इसलिए 4 नंबर लेना भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएंगे, 4 लाइनों से नहीं आएंगे, पूरा करना पड़ेगा। ई रो और ई फाई की वैल्यू पुट कर दी, रो कोस फाई कितना था, एक्स था, रो साइन फाई कितना था, वाई, पुट कर दिया, आई कैप अलग, जे कैप अलग, आंसर आ गया। यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 6 वॉल्यूम एलिमेंट डीवी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, यहाँ आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा डीवी। डीवी का आंसर ये है, क्योंकि ये भी 4 नंबर में पूरा नहीं है क्वेश्चन, आपको डीवी रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। 4.8 पेज पे आपने निकाल रखा है, इतना पार्ट आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये करने के बाद डीवी की वैल्यू ये आ जाएगी, H1 H2 H3 DU DV DW। उसके बाद आपको H1 H2 H3 भी जो इसने निकाल रखे हैं दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, ये है 4.10.1 आर्टिकल, इसमें इसने लास्ट में H1 H2 H3 निकाल रखे हैं। देखो सेकंड मेथड भी है इसका, आपको ये भी करना पड़ेगा। इसी तरह से सफेरिकल के लिए, सफेरिकल का 4.17 पेज पे हमने डिराइव किया है H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ एग्जाम्पल नंबर 5 में 6 में आपको डिराइव करनी है। उसके बाद आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसके अंदर सारी वैल्यू डाल दोगे। dv इज इक्वल टू 1 इंटू रो इंटू 1, ये H1 H2 H3 की वैल्यूज़ हैं, 1 इंटू आर साइन थीटा, ये आंसर आ रहा है हमारा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 पे, पिछले आर्टिकल में एग्जाम्पल नंबर 6 में आप एक काम कर सकते हो, अगर दोनों पार्ट आते हैं तो आप सिर्फ इनको डिराइव कर लेना, H1 H2 H3 को, दोनों को। आप dv को डिराइव मत करना। अगर एक पार्ट आता है तो H1 H2 H3 को डिराइव करना, dv को भी डिराइव करना, ठीक है जी। अगर आप dv को डिराइव नहीं करते तो वो
4 नंबर कंसीडर हो सकते हैं। अगर आप H1 H2 H3 को डिराइव नहीं करते तो आपके 4 नंबर मिलने मुश्किल हैं। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम H1 H2 H3 को हम डिराइव करें। इस पेपर में आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप बहुत पहले ही पेपर ख़त्म कर लोगे, इसलिए ये जितना भी बेसिक यूज़ हो रहा है इसको कंप्लीट करके आएँ ताकि पूरे 4 नंबर में कोई गुंजाइश ना बचे। 7वां क्वेश्चन है, ए दे रखा है XYZ में, सिलेंड्रिकल में चेंज करना है और इसके बाद ए रो ए फाई और AZ निकालना है। ठीक है जी। ई रो की वैल्यू यही थी, ई फाई की वैल्यू यही थी। यहाँ आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। प्रॉपर्टी कौन सी? 4.10.2, जो कि मैंने ई रो ई फाई और EZ निकाल रखे हैं। ई रो कैसे निकला था? आर का डेरिवेटिव फाई से रो से किया था और उसके बाय में मैग्नीट्यूड डाला था, फिर फाई से किया था, बाय मैग्नीट्यूड डाला था, फिर Z से किया था, बाय मैग्नीट्यूड डाला था। ये तीनों आ गए। आई कैप की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप। यहाँ आप कोस फाई आई कैप है, यहाँ साइन फाई है। आप इसको साइन से मल्टीप्लाई करो, इसको कोस से करो, जोड़ दो, कट जाएगा आई, बचेगा जे की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जे की वैल्यू पुट करके यहाँ से आई की निकाल सकते हो। या एक काम और कर सकते हो, यहाँ कोस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ साइन से करो, यहाँ कोस साइन आएगा, यहाँ साइन कोस आएगा, माइनस करोगे जे से जे कट जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आई और जे निकाल रखे हैं इसने। ए की वैल्यू में जहाँ Z है, आई है, X है, Y है, J है, K है, वहाँ सारी वैल्यूज़ ये वाली डाल देंगे। यानी Z की जगह आ जाएगा Z तो सेम रहेगा, I की जगह आ जाएगा कोस फाई ई रो साइन माइनस साइन फाई ई फाई। इस तरह से J की जगह, X की जगह आएगा रो कोस फाई, Y की जगह आएगा रो साइन फाई, J की जगह ये आएगा, K की जगह आएगा EZ। तो सारी इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी ई फाई, ई रो और EZ में। ई फाई को अलग कर लिया, ई रो को अलग कर लिया, EZ को अलग कर लिया, आंसर आ गया ए रो भी आ गया, ए फाई भी आ गया, AZ भी आ गया। ये हमारा आंसर है। यानी तीनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए एग्जाम्पल नंबर 7 के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 8 में साई दे रखा है XYZ, डेल साई निकालना है, सफेरिकल कोऑर्डिनेट में निकालना है। अब सफेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर जाना है तो XYZ की वैल्यू याद करो क्या थी? X की वैल्यू स्फेरिकल में थी आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई Y की थी और आर कोस थीटा Z की थी। आर 3 बार आ गया, क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई आ गया। डेल फाई याद होगा आपको, डेल साई। डेल साई पार्ट 1 है थ्योरम 4.9 का, पेज नंबर 4.9 पे। तो इसका फॉर्मूला था ER/H1 करली साई बाई करली आर, मतलब जहाँ स्केलर फंक्शन आना है वहाँ साई की जगह आप ये पुट कर दोगे वैल्यू। तो जब आर से इसका डेरिवेटिव करोगे, थीटा और फाई को कांस्टेंट मान के, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r² और H1 की वैल्यू क्या है? 1। फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट H1 H2 H3 क्या है? ये पेज नंबर 4.17 पे डिराइव किए हैं, दोबारा करके दिखाने हैं क्योंकि ये भी 4 नंबर में काफ़ी नहीं है। ये आपको यहाँ ये जो इसने H1 H2 H3 की वैल्यू यूज़ कर रखी हैं, यानी H1 1 H2 R H3 R साइन थीटा, ये हमने 4.17 पेज पे डिराइव करी थी। ये आपको करके दिखानी पड़ेगी दोबारा, और बहुत बड़ा काम नहीं था। X था, Y था, Z था, डेरिवेटिव किया XYZ से, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, DS² आया, यहाँ से H1 H2 H3, क्योंकि DS² की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। DS² की वैल्यू हमने निकाली थी जब आर्क लेंथ का एलिमेंट निकाला था शुरू में, ये निकाल रखा है हमने DS², जो कि इक्वल आ रहा है H1² H2² H3²। यहाँ से H1 H2 H3 की वैल्यू आ जाएगी 4.17 में। इन तीनों वैल्यू को हमने यहाँ यूज़ कर रखा है, तो आपने ये डिराइव करनी है यहाँ दोबारा, ताकि 4 नंबर पूरे मिल सके एग्जाम में। डेरिवेटिव आर से कर रहे हैं, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² होता है, बाकी सेम कांस्टेंट है। जब थीटा से डेरिवेटिव करेंगे तो आर क्यूब और साइन फाई कोस फाई बाहर आ गया, साइन स्क्वायर कोस थीटा का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये किया हुआ इसने। पहले इसने क्या किया जी? कोस एज इट इज़ रखा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2 साइन थीटा, पहले तो पावर के हिसाब से, फिर साइन का कोस, एक कोस पहले पड़ा, एक कोस ही हो गया कोस स्क्वायर। उसके बाद कोस एज इट इज़ साइन स्क्वायर एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन इंटू साइन हो गया साइन क्यूब, साइन स्क्वायर पहले से था। इसी तरह से फाई से डेरिवेटिव किया,
और अलग अलग कर लिया ई आर को, ई थीटा को और ई फाई को, जो कि ऑलरेडी अलग हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर यही आएगा आपका। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर वाले एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 7 में चेंज किया था सिलेंड्रिकल में, एग्जाम्पल नंबर 9 में चेंज करना है स्फेरिकल में। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है आपको, आर ये हो जाएगा, ई आर निकाल रखा है, ई थीटा निकाल रखा है, ई फाई निकाल रखा है, तीनों निकाल रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में निकाले नहीं थे, डायरेक्ट दिए थे, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप डिराइव करके दिखाओगे, बट एग्जाम्पल नंबर 7 की लेंथ इतनी हो रही थी, ठीक है जी, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अगर डिराइव करेंगे तो नंबर कटने का चांस नहीं होगा। इसने यहाँ डिराइव कर रखे हैं ई आर, ई थीटा, ई फाई, यानी इसने सेम रिप्रोड्यूस किया है 4.11.2 पेज नंबर 4.17 पे। इसका डेरिवेटिव आर से करेंगे, बाय में उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर थीटा से करेंगे, बाय मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर फाई से करेंगे, बाय मैग्नीट्यूड करेंगे, ई आर, ई थीटा, ई फाई आ जाएंगे। उसके बाद आई जे के को हमने चेंज करना है इसमें, तो मैंने एफ़ को चेंज करके मान लिया इस तरह का आएगा, F1 ई आर, F2 ई थीटा आएगा इसी तरह का। बस पॉइंट ये है कि F1 क्या आएगा, F1 आएगा F डॉट ई आर। ये कैसे आएगा, क्योंकि जब आप F का ई आर से इसका ई आर से डॉट प्रोडक्ट करोगे, ई आर डॉट ई आर तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा F1। ई थीटा ई आर 0 होगा, ई फाई ई आर 0 होगा, इसलिए F2 F3 नहीं आएंगे, सिर्फ F1 आएगा। तो अब ये क्या करेगा, F ले रखा है x 2y yz, x की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा कोस फाई, y की वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई, yz की वैल्यू, yz की में y की वैल्यू होती है r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू होती है r कोस थीटा। तो ये यूज़ कर रखी है इसने, ये हमारा f आ गया, r स्क्वेयर हो गया ना, साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किससे है, इससे है, आई वाला आई वाले के साथ होगा, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ, आंसर आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली F2 निकालना है तो किससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ई थीटा से, F3 निकालना है तो किससे होगा, ई फाई से। आप ये निकाल सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 10 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में डेल एफ निकालना है, उसको चेंज करना है ई रो, ई फाई और ई जेड में। देखते हैं, डेल फाई की वैल्यू आपको ध्यान होगी ग्रेडियंट फाई की, 4.9 आर्टिकल में रिजल्ट 1 था, वो ये आई थी। अब आपको दोबारा से यहाँ भी H1 H2 H3 को रिप्रोड्यूस करना है, जैसे हमने आर्टिकल 4.10.2 में पेज नंबर 4.15 पे, 4.10.2 पेज नंबर 4.15 पे H1 H2 H3 निकाल रखे हैं आर्टिकल 4.10.1 में। तो ये आपने करना है दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 10 में। डेल फाई डेल एफ, H1 H2 H3 की ज़रूरत है हमको, तो H1 H2 H3 की वैल्यू ये रख रखी है इसने। E1 E2 E3 यहाँ ई रो ई फाई ई जेड बन जाएंगे, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करना है। देखो जी, जहाँ H1 था वहाँ कुछ नहीं है, H2 की जगह रो आ गया, H3 की जगह कुछ नहीं है। इस तरह से डेल डॉट एफ भी हमने निकाला था, आर्टिकल 4.9 का रिजल्ट 2 था, उसमें भी आप H1 H2 H3 की वैल्यू आपने डालनी है, तो डिराइव कर लें, इसको डिराइव करके डाल दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। H2 H3, जब H2 H3 की वैल्यू इसने पुट करी है रो, कैसे, H2 रो है, H3 1 है, H3 H1 की वैल्यू इसने 1 पुट करी है क्योंकि दोनों 1 है, H1 H2 की वैल्यू रो पुट करी है क्योंकि H1 1 है, H2 रो है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में डेल क्रॉस एफ, ये भी हमने आर्टिकल 4.9 का रिजल्ट 3 यूज़ करके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, आपने वहाँ देखा भी होगा 4.9 पेज पे, जब डेल क्रॉस एफ निकाला था। डेल स्क्वायर एफ फाई भी निकाला था लैप्लासियन ऑपरेटर, ये चारों रिजल्ट यूज़ होंगे एग्जाम्पल नंबर 10 में, ये चारों। तो ये रिजल्ट यूज़ कर रखा है, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर रखी है। अब H1 1 है, H3 1 है, इसलिए 1 बाय रो बचा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ रो आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, यहाँ रो, यहाँ 1, ठीक है जी, आंसर आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ही करना है आपने, ई रो के इनटू में आएगा इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, इसी तरह से रो ई फाई के इनटू में इसका डेरिवेटिव। मैं इसका पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान लगा रखा है इसने, जब प्लस का लगाएंगे तो पहले ये आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। अगर आप माइनस लगाते तो पहले ये आता, ये आता, एक ही बात है, अगर माइनस अंदर जाएगा तो वैसे भी यही होगा। ई जेड
के इनटू में इसका माइनस इसका। इसके बाद लेप्लासियन का फॉर्मूला भी 4.9 आर्टिकल में रिजल्ट 4 है, उसका यूज़ किया, H1 H2 H3 की वैल्यू डाल दी, आंसर आ जाए। ठीक है जी। इस बार सिर्फ इतना फ़र्क है कि कर्ल बाय कर्ल रो जब लगाएंगे, रो कर्ल फाई बाय कर्ल एफ बचेगा। तो जब आप अंदर भेजोगे इसको तो रो का डेरिवेटिव रो से 1 आएगा, बचेगा क्या, करली एफ बाई करली रो, यू इंटू वी लगेगा, ये एज इट इज़ रो का डेरिवेटिव 1, फिर रो एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, फिर 1 बाय रो का डेरिवेटिव, कांस्टेंट है 1 बाय रो फाई के लिए तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका होगा, फिर रो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा करली एफ बाई करली जेड का। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 11 बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ था सिलेंड्रिकल, यहाँ है स्फेरिकल। आप देख सकते हो बिल्कुल वही वैल्यू, सिर्फ यहाँ H1 H2 H3 की वैल्यू में फ़र्क पड़ जाएगा, वो डाल देंगे, बाकी आंसर ऑलमोस्ट सेम आएंगे सारे, सिर्फ H1 H2 H3 के अकॉर्डिंग आएंगे। डेल क्रॉस एफ भी देख सकते हो आप और लेप्लासियन भी देख सकते हो। इसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए नहीं बोला, बाकी तीनों निकालने के लिए बोला है।